हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हम देखें एल्जेब्रिक पार्ट जितना भी है हमारा चैप्टर 3 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिनको उनको मिला के तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का चैप्टर हमारे पास हो जाता है। मतलब जो यूनिट है 20 मार्क्स की है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं तो 6 मार्क्स आप वहां से गेन कर सकते हैं। इजी चैप्टर है। चैप्टर 1 में तो कुछ भी नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत इजी था। चैप्टर सेकंड थर्ड ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेसिकली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल पढ़ी है, पढ़ाया था मैंने उसके अंदर आपको, तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको पढ़ाई थी। बस ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। वहां पर भी हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वहां पर भी हमने कुछ और ऑपरेशंस वहां पे करे थे, उनके फैक्टर्स करे थे, ठीक है। बेसिकली फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं था पॉलिनोमियल में कि किस तरह से आपको फैक्टर करना है, बट हमने उनको सीखा था कि कैसे आप फैक्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप उनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही करना है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। ओके, क्लियर है सबको? तो सबसे पहले देखो, हम उसके जो भी स्टार्ट करेंगे तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपने लेक्चर्स देखे होंगे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी हमारे इंट्रोडक्शन से, कुछ डेफिनेशन से। तो आज यहाँ भी हम आज यही करने जा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, क्या आपको कुछ याद है? कुछ रिकॉल है? चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़िए, आप तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आप जानते हैं ना, पढ़ा था अभी अपन ने चैप्टर सेकंड में। सो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री सेकंड होती है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल विद डिग्री सेकंड। अब डिग्री मीन क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उसे डिग्री कहा जाता है। मीन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो देखो, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या है यहाँ पर? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर देखो x की यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 2 है। और हमें पता था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगी तो क्यूबिक, और पावर 1 होती है तो लीनियर। लीनियर से कुछ याद आया? अभी प्रीवियस चैप्टर ही हमने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस हम यहाँ पर जो बात करेंगे 1 वेरिएबल के लिए बात करेंगे। हम जो सॉल्व करेंगे 1 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, 2 वेरिएबल के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब x की जगह कुछ और भी हो सकता है, m n o p, जो भी आप अल्फाबेट यूज करना चाहें। हम पता है कि वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स का मीन ही यही होता है कि कोई भी वैल्यू उनकी हो सकती है, ठीक है। सेकंड देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बेसिकली एक डिफरेंस होता है, वो होता है इक्वल टू का, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में आप इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू 0 या इक्वल टू करके कोई भी डिजिट आप कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? इक्वेशन बन जाती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखना चाहूँ तो सेम है, पॉलिनोमियल था तो ए इक्वेशन आ जाएगा। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 होनी चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। एग्जांपल्स देखते हैं। 13y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इक्वल टू साइन होना चाहिए एंड 0 या कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, या कांस्टेंट नहीं भी हो तो इक्वल टू साइन जहां पर दिख जाए वो इक्वेशन होती है। इक्वल टू साइन नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल है। ये बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी वो इस बहुत माइनर से थिंग है इसलिए उसे ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ से देखो पूरा आपका कंसेप्ट रिलेटेड है। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, इक्वल टू लगा तो इक्वेशन और इक्वल टू नहीं है तो पॉलिनोमियल। क्लियर? ऐसे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक और बात, पॉलिनोमियल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले मुझे बताइए, याद है किसी को कुछ पॉलिनोमियल के बारे में? तो देखो, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है या वो नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे? क्या उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है? क्या उसे पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता? तो एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास ये कि जो भी ये पावर्स होती है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। अब होल नंबर्स मीन क्या होता है? देखो, होल नंबर्स मीन की जो पावर आपको गिवन है ना, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि भाई 1/2 है, 2/3 है, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
हाँ, इक्वेशन तो आप कह सकते हो बट हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली अगर मैं पॉलिनोमियल आपसे कहूँ तो ये नहीं होगी। पावर देखो, पावर यहाँ पर क्या है? नेगेटिव, और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट चलते जाते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पॉलिनोमियल की क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी थी, ठीक है। अब जैसे इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर क्या है, ये ए बी सी कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हमने पढ़े हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं पी बाई क्यू, उनके एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। बहुत डिटेल में हमने इसे पढ़ा था। चैप्टर 1 पढ़ा तो देखो वहां से यहाँ काम आता है कि एबीसी रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। कि रियल ही तो होते हैं नंबर, रियल के अलावा क्या होता है? तो ध्यान रखना, रियल के अलावा भी इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अंडर रूट में अगर नेगेटिव साइन होता है तो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो, तो वो सब वैसे आगे अपर क्लासेस में आता है तो हम वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बात चली बोल दी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, कि ऐसा क्यों? अगर a इक्वल टू 0 होता तो क्या बुराई थी? क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती? हाँ बिल्कुल हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आप a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाती? bx प्लस सी होता या नहीं होता? होता। इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाता? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें। दैट्स व्हाई हम कहते हैं दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब b और c 0 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर b और c 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो ये तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे बस बात यहाँ पर आती है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होनी चाहिए, और है तो ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म सबको बहुत अच्छे से पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। अब देखो एक्सरसाइज 4.1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आप बताइए कि जो एक गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, आइए देखते हैं। टू एक्सप्रेस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, चेक कैसे करते हैं? आप उस जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इट्स मीन कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब कैसे करेंगे? उसके बाद की आगे की स्टेप क्या होती है? उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट द टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर टर्म, ठीक है। अब उनकी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देखो डिसेंडिंग में ही अरेंज होता है। पहले पावर 2 है, देन 1, देन 0, उसके बाद 0 के बाद तो वैसे नेगेटिव में नहीं जाना है आपको, ओनली 0 1 2 तक ही रखना है। अगर क्यूबिक होता तो 3 2 1 0 इस तरह से वैल्यू होती है। मैम 0 कहाँ नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देखो, c है क्या, इसके साथ में x के ऊपर 0 नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? क्या करना है आपको? तो ये बेसिकली आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करने के बाद देखेंगे कि अगर ऐसी फॉर्म हमारे पास आती है, ये फॉर्मेट आता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो हमारी इक्वेशन आपने हमें गिवन की है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन नहीं आती है तो फिर हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बच्चों आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपके अगर मैं करंट सेशन के लिए बात करूं, जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत सारा पार्ट रिमूव हुआ है सिलेबस में से, कोई तो चैप्टर भी रिमूव हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 हमारे सिलेबस में है। 4.3 का कुछ 4.3 बेसिकली देखा जाए तो रिमूव हुई है, लेकिन आपको 4.3 को स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 सिलेबस में है, और 4.4 में क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उनके जो नेचर के बारे में, कि इसके रूट से उनका नेचर कैसा होगा, रियल नंबर होंगे, इक्वल टू होंगे, किस तरह से होंगे, या फिर दोनों अलग अलग होंगे, तो वो हमें देखना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से निकलता है? या तो आप उसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट लर्न करेंगे आपको पता चल जाएगा, या फिर वो एक और निकलता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए या तो आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो अपन चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो। चेक करने के लिए क्या करना है? सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करें? स्क्वायर है, ओपन कर दो। ओके,
सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको ओपन कर दे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये कुछ आइडेंटिटीज है, इनको तो रट ही लीजिए। अब आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? देखो मैं बताती हूँ। आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं जो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, यानी कि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वो हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू आपने पुट कर दी थी जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, बट इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप कुछ भी वैल्यू रखो वो आपकी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया है यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या, ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी रख सकते हो। x की वैल्यू आप 7 रखोगे तभी तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 होगा। तो ये आपके पास बाउंडेशन होती है इक्वेशन में, और आइडेंटिटीज हमेशा इक्वल होंगी, हमेशा सबके लिए LHS और RHS बराबर ही होंगी, चाहे कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो या अदर कोई भी नंबर हो। बेसिकली रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं हम, क्योंकि इमेजिनरी नंबर मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा आइडेंटिटीज यूज नहीं होती है। ओके तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस 6। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल में कैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट वे अगर मैं कहूँ तो वो होता है, अगर कोई भी टर्म LHS और RHS दोनों में है विथ सेम साइन के सेम होने चाहिए, तो वो आपस में क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। अब कैंसिल कैसे होती है, देखो नॉर्मल सी बात है, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगी RHS से मैं NHS में लेकर आई हूँ, तो ये 2x माइनस 2x बनेगा। तो 2x माइनस 2x बेसिकली इज इक्वल टू 0 होता है। दैट्स व्हाई हम इसको इस स्टेप को यहाँ पर ही कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 है, या फिर उसको भी हम इधर ले आते हैं, प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी, कि कहाँ बनी, इसमें तो b नहीं है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। इस चैप्टर में बेसिकली 2 टाइप के इक्वेशन है। पहली टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको काफी सारी इक्वेशंस है, ऑलमोस्ट 7-8 इक्वेशन है। आपको यही चेक करना है कि बताओ ये किस फॉर्मेट में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत ईजी हैं, तो बाकी के आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ सही है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास केवल इस चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2 एंड 4.4। सो 4.2 भी काफ़ी अच्छी है, फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके अंदर फैक्टर्स करने हैं। 4.1 में यहाँ से MCQ भी बन सकते हैं। MCQ बताइए इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बढ़े आगे। सो बेसिकली इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, और कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है करते हैं। तो देखो x से अब पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो वैसे आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्लास 6-7 में हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ जाता है कि किस तरह से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। x को क्या तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x को इससे किया प्लस x माइनस 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वापस से x किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको आप चाहे तो 3 से कर देते हैं, प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये बन गई आपके पास इक्वेशन। अब क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने क्या कहा था अगर सेम दिखे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इनको सॉल्व करते हैं कितना बन जाएगा माइनस x, और ये कितना बन जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। सभी को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। अब देखो इधर लाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, कोई बात नहीं आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस x और माइनस 2x कितना बन जाएगा माइनस 3x, और माइनस 3 है, अगर LHS में हम ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, सो बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है, नॉर्मल से कैलकुलेशन है। अब क्या इसको हम कह सकते हैं, तो कि अब जैसे आपका आंसर हो सकता है, आ सकता है कि मैम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैम बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आप ही ने तो कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी, और बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नहीं, मैंने आपको एक रिस्ट्रिक्शन बताया था दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आप a को 0 ले रहे हैं, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या बन जाएगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। सो आंसर इज नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट है, मैंने कहा था इसमें 7-8 पार्ट हैं, तो हम कुछ पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखा होगा आपने, इजी है, आपको आई थिंक पेन कॉपी की भी नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसे माइंड में कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, a+b होल क्यूब, जानते हैं क्या होता है, पता होना चाहिए सबको। a+b होल क्यूब क्या होता है, देखो इधर हम मेंशन कर देते हैं, a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, आगे बात समझ में। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो a की जगह क्या है x, तो क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 3a² b, तो क्या बन जाएगा, चलो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3x² b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x बन गया, क्योंकि 2x से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई क्या, देन वी गेट x क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ये कितना बन जाएगा प्लस 6x², ये कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब अगर मैं कहूँ कि इसको सॉल्व करो तो वैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर ले भी आऊंगी तभी माइनस x क्यूब तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। देखो इसको मैंने ट्रांसपोज करके इधर लिए तो माइनस x क्यूब, और बाकी का सेम बचा हुआ है प्लस 6x², नेगेटिव है, ट्रांसपोजिंग के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो x क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो हमें पता चल गया कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा नो। ओके बच्चों, अब इसमें देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, केवल जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है वहां से आपको इसको इक्वेशन फॉर्मेट तक बनाना और कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखना, जैसे आप 4.2 पढ़ेंगे आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा, इस तरह से आप उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन वहां पर भी आ सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर कि नहीं आपको इसी तरह से करना है, या कोई मेथड भी फिक्स नहीं है। क्वेश्चन आपको कुछ भी मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना होगा। कुछ भी इक्वेशन आ सकती है, तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रहिए। ऐसे ही मैंने चैप्टर 3 में बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे सिलेबस में भले ही नहीं है, लेकिन कोई भी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की आ सकती है एग्जाम में। आपसे ये कहा जाएगा कि इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कीजिए, कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, and the breadth of the plot given है, the area of a rectangular plot is 528 meter square, area given है, the length of the plot, length is 1 more than twice its breadth, breadth जो है उससे उसका twice करो, उसमें भी 1 ऐड करेंगे तब लेंथ हमें, तब जाके हमें लेंथ मिलेगी। the length of the plot, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, the length of the plot से यहां से लेकर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। We need to find the length and breadth to the plot। अब आपको सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन बनानी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और हमने एक्स इसको अज्यूम कर लिया। एक्स क्या लिया हमने, एक्स इसकी हमने ब्रेड्थ ली है, ब्रेड्थ मतलब उसकी चौड़ाई। क्यों उसको ही एक्स क्यों लिया, क्योंकि देखो ब्रेड्थ से ही लेंथ का रिलेशन है, दैट्स व्हाई हमने ब्रेड्थ को एक्स अज्यूम किया है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें ट्वाइस करेंगे मतलब 2x, और उससे भी 1 ऐड किया, सो 2x + 1 हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। अब सॉरी लेंथ हो गई। अब हमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट एंड लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें क्या और कुछ गिवन है क्या, हाँ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें हमारे पास क्या गिवन है, देख एरिया गिवन है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही हम जानते हैं, L × B। बस वैल्यू पुट कर दो। एरिया भी कितना गिवन है हमें 528, सो 528 इज इक्वल टू 2x + 1 मल्टीप्लाई x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन x इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व कर लेते हैं, 528 इज इक्वल टू 2x² + x, ट्रांसपोज कर लें। ठीक है, 528 इसको इधर ले आते हैं, या फिर आप दोनों को उधर ले जाना चाहें तो भी बात एक है। देखो 4 = 0, सॉरी x = 4 हो या 4 = x हो, दोनों का मीन सेम ही होता है। दैट्स व्हाई डिजिट किधर भी हो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमने इसको चेंज कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल गई है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए मेथड हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे या इसी में भी हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे तो वहां पर इसका सोल्यूशन आएगा।
बढ़े आगे, इसका भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब इसमें भी देखो काफी सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आई थिंक, बाकी क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करना। अगर फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वहां से आपको फिर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एक ट्रेन, अब देखो ट्रेन की बात आ गई, ट्रेन आ गई, स्पीड आएगी, सही, स्पीड आ गई, डिस्टेंस भी आएगी, डिस्टेंस आई तो टाइम भी आएगा, तीनों चीजें याद होनी चाहिए, और फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक फिक्स स्पीड से चल रही है, ठीक है, स्पीड बार बार चेंज नहीं हो रही है, जैसे एक नॉर्मल स्पीड में जा रही है वैसे ही, हमारी तरह नहीं कि मतलब जैसे आजकल चलाते हैं कोई भी है तो कभी स्पीड अप है कभी कम है, हालांकि वैसे बेसिकली यही होता है, अगर ट्रैफिक कम है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश है तो स्पीड वहां पर कम हो जाती है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मान लीजिए आपकी स्पीड क्या है, x है, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि आपकी स्पीड x है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, आप चल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको, आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, 480 अपॉन x लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं कह रही हूँ कि आपकी स्पीड ना 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो x में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी ना, और टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, 3 आवर्स यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x हो गई, फिर इसके बाद देखो स्पीड टाइम टेकन, अब टाइम कैसे आता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते क्या, इजी सा है, टाइम को ट्रांसपोज कर दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये फॉर्मूला तो प्रीवियस लेक्चर में भी आया था, और उसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी सैम्पल पेपर में भी था, आपने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें भी था, तो इसको बिल्कुल भी स्किप हमें नहीं करना है, ठीक है। सो टाइम टेकिंग फॉर ट्रेवलिंग कितना हो गया, 480 अपॉन एक्स आर। अब ये क्या है, डिस्टेंस अभी कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो 480 किलोमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन एक्स क्या है, उसकी स्पीड है। अब अगर स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो स्पीड हो गई x माइनस 8, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो टाइम ट्रेवलिंग में कितना लग जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, बढ़े आगे। अब इसके अलावा देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने क्या कहा, अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन को छोड़ो, ये टाइम ज्यादा होगा या ये टाइम, ऑफ कोर्स जब स्पीड कम है ये वाला टाइम ज्यादा होगा, इसमें ट्रेवलिंग में टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये गिवन है कि आप 3 ऐड कर सकते हो, मैं किधर ऐड करूँ, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें ऐड करूंगी तो और ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो कम वाला टाइम है इसी में ऐड करूंगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 480 अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ही तो बनानी है आपको, यहाँ पर क्या आंसर नहीं छोड़ना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप इसको पहले ट्रांसपोज कर दीजिए और 3 को अपोजिट साइड रहने दीजिए, क्योंकि दोनों वेरिएबल वाली टर्म है। बन जाएगा ये 480 अपॉन x माइनस 8, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ये बन गया आपके पास, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखो और सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे और 480 में दोनों में से कॉमन ले लूं, कैलकुलेशन में और ज्यादा मेरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे अच्छा है इसको कॉमन ही ले लेती हूँ, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। 480 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले रही हूँ, ठीक है, इनको सॉल्व भी करी, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा x। अब उधर ट्रांसपोजिंग के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस, और इधर हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 3। अब क्या है, 3 से 480 कैंसिल हो सकता है 160 टाइम, हाँ हो सकता है तो कीजिए 160 टाइम, क्योंकि ऐसे कैंसिल हो जाता है क्या मैम, हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में प्लस साइन होता, आई मीन ये एडिशन में होते, तब आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते थे। किया, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और ट्रांसपोजिंग भी कर देते हैं, ये जो पूरी डिनोमिनेटर है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो आरएचएस में चला जाएगा, और इसको सॉल्व किया हमने तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 8, और इधर हमारी ये चल ही रहा है 160, ठीक है, इसको मत भूल जाना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x की। अभी एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों थोड़ी सी स्टेप है कैलकुलेशन, अब आपको स्पीड बनानी होगी अपनी कैलकुलेशन की, इतनी तो आपको डायरेक्ट करनी है। 160 इसको एज इट इज रहने दो, अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सॉल्व कर ले, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, करना चाहे तो ठीक है कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसपोज कर लो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस में था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो क्लियर। अब इसको सॉल्व करना वो हम आगे सीखेंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इतना ही था 4.1 में और कुछ भी नहीं था। दैट्स व्हाई हम आज 4.2 के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो गई। तो 4.2 को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स कितने होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब मेथड से पहले मुझे बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। याद है ना अब तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और जहां पर ए है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी सिखा दिया था कि जितनी भी वेरिएबल की पावर होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ी थी, क्यूबिक थी तो उसके अंदर कितने रूट्स फाइंड आउट हुए थे, 3 रूट फाइंड आउट हुए थे। लीनियर अगर हम देखें तो लीनियर में कितने रूट्स निकलेंगे, 1 रूट। अब रूट क्या होते हैं, अगर आपको कोई रूट्स गिवन है मीन कि इन दोनों को अगर आप अलग अलग सेपरेट, पहले एक बार अल्फा पुट कीजिए एक बार बीटा पुट कीजिए, इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस उसकी इक्वल हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी 0 हो जाएगी, मैं ये कहूंगी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगी। पॉलिनोमियल में हमने कहा था कि 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे एलएचएस आरएचएस नहीं थी, वहां पर केवल एक ही साइड थी। इसको आप एलएचएस भी बोल सकते हैं, आरएचएस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां इक्वल टू का साइन नहीं था। तो इसलिए हमने कहा था कि रूट्स की वैल्यू पुट करते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल याद आया कुछ, अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हमारे सिलेबस से भी अपर थे, उनको भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो वहां 0 होते हैं लेकिन यहाँ पर रूट्स होते हैं। जैसे आप पुट करेंगे एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपने मेथड्स पे। सो मेथड्स कितने होते हैं सॉल्व करने के लिए, बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये तो आप लोगों के लिए जाना पहचाना है, पॉलिनोमियल में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जो मिडिल टर्म है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और 4.2 में भी यही है, तो आपके सिलेबस में भी अभी यही है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही तो अगर आपने स्किप कर दिया तो क्या बचा, सिलेबस में जो है उसको ही आपने नहीं पढ़ा तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। सेकंड, इसके अलावा अगर हम देखें तो हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एक बार आप सीख जाओ तो किसने भी हार्ड अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, पॉलिनोमियल या इक्वेशन जो भी गिवन होगी, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को नहीं यूज कर सकते हैं तो आप इससे बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कभी कभी आइडिया नहीं लगता, फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, वो यही इसी का ही सेकंड नेम होता है। आइडिया नहीं लगता कि हमें किस तरह से किसके क्या फैक्टर करने हैं, कैसे सॉल्व करें, तो वहां पर काम आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला होता है जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसके कहते हैं, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक मेथड। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज 4.4 जो हमारे सिलेबस में है। इसी से आपको पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन के रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, रियल नंबर्स होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, क्योंकि ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहाँ से मिलेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो अच्छा है कि अगर आप ये भी सीख लें कि किस तरह से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, दोनों को मिला के एक्सरसाइज 4.3 करी गई है, दोनों को अगर मिलाएं तो वो एक्सरसाइज 4.3 है। अब दोनों को सिलेबस से रिमूव कर दिया लेकिन पढ़ना जरूर है इसे, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 तो सिलेबस में है और वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है। अब इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, वैसे तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो वन स्टेप क्या है, राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करनी है, क्योंकि इक्वेशन कभी ऐसे ही होती है, रीअरेंज होती है, तो आपको उसे अरेंज करना होगा। सेकंड देखो, ताकि उससे आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सेकंड क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड राइट इट एज अ सम ऑफ इट्स टू फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बड़ी जरूरी है। क्या करना है कि जो मिडिल टर्म होती है यानी कि बी होता है, उसके आप 2 फैक्टर करते हैं कि नहीं करते, ये वाली टर्म जो है इसके 2 फैक्टर्स करते हैं कि नहीं करते। याद करो अपन ऐसे करते थे, इस तरह से ड्रॉ करके 2 फैक्टर करते थे, फिर ये देखते थे कि जब उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि प्रोडक्ट, ये रहा देखो, उसका जो प्रोडक्ट है वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। और उन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो बी के इक्वल आना चाहिए।
ऐसे दो नंबर P एंड Q फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। फिर इसके बाद हम क्या करते थे कि जो भी वैल्यू हमें यहाँ से B की गिवन है, जो भी 2 फैक्टर है, उसे इक्वेशन जो आपके पास है उसमें पुट कीजिए। पुट करेंगे तो फिर आपको इस तरह से 4 टर्म्स बन जाएंगी। 4 टर्म्स बनेंगी, 2 टर्म्स में से कुछ थिंग कॉमन आएगी, कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास देखेंगे आपकी पूरा ब्रैकेट ही आपके पास कॉमन आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पर पूरी तरह से, ठीक है। एंड द लास्ट क्या हो जाएगा, जो इक्वेशंस है उनको आप जीरो के इक्वल कीजिए। जीरो के इक्वल जैसे ही आप करेंगे, जो भी आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे जीरो के इक्वल करते हैं आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ध्यान रखना x की कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, 1 नहीं आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में क्या था, इक्वल टू जीरो हमने नहीं किया था, हालांकि ये मेथड हमने वहां भी सीखा था, इक्वल टू जीरो करके भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन आपको बस इतना सा देखना है कि ये मेथड बेसिकली इक्वेशन के लिए होता है, पॉलिनोमियल के लिए नहीं है। वो सिर्फ हमने हमारी नॉलेज के लिए सीखा था, किस तरह से भी हम इनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वरना वहां पे क्वेश्चन आया तो आपको अल्फा बीटा की तरफ से ही फाइंड आउट करना है, दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने सबने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, यही नहीं होता फिर आगे का तो बात ही अलग है, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 की। इतनी जल्दी 4.1 से 4.2 भी हम आ चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। और आज हम 4.2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, फैक्टर करने हैं आपको। अगर आपसे नहीं कहा जाए तो भी आप फैक्टराइजेशन मेथड ही एग्जाम में लगाना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। दूसरा मेथड जो है हमारे पास स्प्लिटिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसे यूज नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 4.4 भी करनी है और उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, याद आया कुछ? तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपका काम ये है कि जो ये 3x है पूरा ही लिखेंगे, हम इसको साइन के साथ लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में आप इनको ब्रेक कीजिए, और जब उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना चाहिए। ये कंपलसरी 10 क्यों आना चाहिए कि 10 और x इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर होगा या नहीं होगा? होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन का बहुत ध्यान रखना, नेगेटिव, तो माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। अब इस नेगेटिव से एक बात तो मेरी क्लियर हो गई कि दोनों में से एक टर्म तो हमारे नेगेटिव होगी, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होगी तो आंसर पॉजिटिव आता है, दोनों पॉजिटिव होगी तो ऑफकोर्स आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो दोनों में से एक नेगेटिव है, ये मुझे पता चल गया। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, एक टर्म जो बिग वाली डिजिट है या बिग टर्म है वो नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि घर में बड़ों की चलती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, और बड़ों की माननी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हमें सही सजेशन देते हैं। तो जितने भी आपके मदर फादर या ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, तो उन सब की बात आपको जरूर माना कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं कहते रहते वो तो हमें नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना होता। तो अब इसको क्या ब्रेक करें, देखो 5 and 2 कर दूं, 5 2 10, तो ये मैंने लिख दिया 5 2, x तो इसके साथ चलेगा ही सही। अब बात आती है साइन लगाने की। अब इतना तो हमें पता है कि उसने तो कह दिया ठीक है तुम दोनों में से कोई एक के आगे नेगेटिव कर दो, लेकिन इसने कहा नहीं, ऐसे कैसे दोनों में से कोई एक के आगे नेगेटिव कर दोगे, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि जो बिग डिजिट है वही नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -5x एंड 2x, ठीक है। लिखे इसे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको 3 and 5 को अरेंज करना, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो पहले 2x लिख लीजिए, तो हमने लिखा प्लस 2x, बाद में 5x लिख लीजिए, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। देखो दोनों में से यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो इधर कितना बच गया, x प्लस 2। अब यहाँ से जो कॉमन आएगा तो उसका आइडिया आपको ये वाला ब्रैकेट देता है। ये ब्रैकेट्स ना सेम बनेंगे, बिल्कुल सेम, अगर सेम नहीं बने तो मतलब आपने मिस्टेक करी। -5 कॉमन ले लूं, अब हो सकता है किसी का दिमाग चले मैं तो 5 ही कॉमन लूंगा, तो देखो 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा, अगर आपने ओनली 5 कॉमन लिया तो -x - 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो चल ही रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, इक्वेशन है तो इसमें इम्प्लाइज का साइन हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के बाद। इसका मतलब होता है फर्स्ट के बाद ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड के बाद ये थर्ड इक्वेशन है, इनके बीच में रिलेशन शो करता है। यहाँ पे करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट तो सेम ही नहीं हो रहे, तो आप कैसे कॉमन लोगे। तो इसलिए आपको कॉमन लेते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएंगे और यहाँ पर भी प्लस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, -5 कॉमन ले लो, -5 लिया तो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो ब्रैकेट सेम बन गए, बस ब्रैकेट सेम बने, ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, विच इम्प्लाइज दैट x + 2 कॉमन लिया,
क्या रिमेनिंग रह गया, x माइनस 5। अब दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, या तो एक प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो होना चाहिए या ये वाला ब्रैकेट जीरो होना चाहिए। क्यों, दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन हम तो उस कंडीशन के बारे में बात करें कि दोनों में से कोई एक जीरो। सो यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर मान लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकलेगी, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू कितनी निकलेगी, x इक्वल टू 5। ये टू वैल्यूज हमारे पास मिलेगी। मैंने कहा था ना, हमेशा कितनी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, टू वैल्यू फाइंड आउट होगी। पे देखो आंसर भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5, ये हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसी तरह से और भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्या करना है, 7x को आपको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चे पहले तो स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार इसे हम लिख लेते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, ठीक है, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, और एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, रूट 2 एंड रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जाएगा, 5 2 से 10, सो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को आपको ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, ठीक है, कि 10x स्क्वायर, सो 10x स्क्वायर हमें चाहिए, इसे ब्रेक नहीं करना, 10x स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है, 10x स्क्वायर हमें चाहिए। हमें ब्रेक करना है 7x को। ओके, देखते हैं 7x को आप कैसे ब्रेक करेंगे। तो वैसे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करें, 5 और 2 कर ले, 5x और 2x, बहुत इजी है, 5 प्लस 2 7 होता है, तो दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, 5x और ये 2x, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का तो कोई इशू ही नहीं है। लिख लेते हैं चलिए इसे, रूट 2x स्क्वायर प्लस, अब आप किसी भी तरह से अरेंज कर लो, जैसे मैंने पहले 2x लिख लिया क्योंकि मुझे लग रहा है 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर इसके बाद मैंने लिख लिया 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेना है, अब यहाँ पे कॉमन में बच्चे ओनली x लेके रह जाते हैं, x नहीं लेना बेटा, आपको रूट 2x लेना है। रूट क्यों, देखो 2 को हम क्या लिखते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो एक तो रिमेनिंग रहेगा ना हमारे पास, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, रूट 2x, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस रूट 2, रह गया रिमेनिंग, ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5, तो रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस रूट 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, दोनों को वापस से देखो, सेम ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट कॉमन ले लो, और एम्प्लाइज का साइन आपको याद से लगाना है। एम्प्लाइज मीन कि हाँ ये इक्वेशन आगे इससे रिलेट होती है। बन गया x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और इधर भी यहाँ पर देखो रूट 2x प्लस 5 बन जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे, तो इसे 0 के इक्वल किया तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। और दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास क्या, एक और x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये बन गया। देखो दो वैल्यू आई या नहीं आई, एक वैल्यू ये आई x की, और एक और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये रही। हमें पता है कि टू वैल्यूज तो हमें फाइंड आउट होती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर भी इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट की है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन पहले हमने लिख ली, इसको जैसे 8 से मल्टीप्लाई किया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बना या नहीं बना, ठीक है, बन जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों यहाँ 8 क्यों नहीं आया, देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया ना। अब हमें इसके फैक्टर करना है। वैसे अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो इसे, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन हमें कि कैसे पता चलेगा ये 4x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम यूज कर रहे हैं, आप लिख दीजिएगा, वैसे इतना कंपल्सरी नहीं है, बट फिर भी आप अगर रिप्रेजेंटेशन सही करेंगे तो ठीक है। हमने क्या किया, इसको ये दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, माइनस 4x, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ तो 4x कॉमन आ गया, यहाँ भी 4x कॉमन, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट सेम बन जाएंगे, ठीक है। या सेकंड ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना क्योंकि माइनस 1 ही कॉमन लेना, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा हो कि दोनों ब्रैकेट्स के साइन अगर अपोजिट है तो माइनस उसमें से या नेगेटिव साइन उसमें से आप कॉमन ले लीजिए। अब क्या बन जाएगा, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, मैंने कहा था ना देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, बस सेम थिंग बन गई हमारे पास। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0,
तो देयरफॉर यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, जब उसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई 1/4, इधर 0 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, बढ़े आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आपके बुक में देखेंगे तो उसमें गिवन है, ये बताया गया है कि एग्जाम्पल 1 में कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहां पे जो इक्वेशंस फॉर्म होती है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ले आए हैं, क्योंकि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो हम सीख चुके हैं, बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है कि मैम इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो तो आप क्या करें, जो भी ये डिजिट है इसके फैक्टर कर लो। अगर नहीं आता है तो ये लास्ट मेथड है कि अगर हमें नहीं आ रहा तो इसके भी फैक्टर कर लो। ठीक है, करके देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले तो, ठीक है 162 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 81 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम, देन 3 से 3 टाइम एंड अगेन 3 से 1 टाइम। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब कि इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका नंबर तो 324 आएगा ही आएगा। वापस से इधर देखो, इधर क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं हमारा आंसर हो 324x स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब और कोई आइडिया आ रहा है क्या 45 का? वैसे देखो तो 45 को बहुत अच्छा है, इजी है इसको सॉल्व करना। किस तरह से, अगर आप 36 और 9 को ऐड करो तो क्या आएगा, 45 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। कि 36 कहाँ से आ गया, 9 कहाँ से आ गया, तो आप जैसे पहले पेयरिंग कर लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और यहाँ मल्टीप्लाई किया 81, 4 और 81 को ऐड करने पे कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 27, वो कितना हो जाएगा 3 2 से 6 6 2 से 12, 27 और 12 से भी 45 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो और आगे बढ़ो, पहले इन तीनों की पेयरिंग कर लो और इन दोनों को पेयर कर लो, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 36। क्या दोनों को ऐड करने पे 45 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है लिख दो। अब दोनों को नेगेटिव कर दो क्योंकि आंसर मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास आंसर में मिडिल टर्म नेगेटिव है, माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ से फॉर्म हो गया। ठीक है, रफ वर्क है, वैसे आपको इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, बाकी ऐसा कोई मेथड नहीं है। ये बेसिकली आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बट यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। अगर ये तब करना है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम इसको यूज करें। वापस से देखो, कॉमन ले लें, x कॉमन लिया क्या बन जाएगा x माइनस 9। यहाँ से मैं 36 कॉमन ले लूं कि क्या 36 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 9, कि अब ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस था तो देखो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, दैट्स व्हाई नेगेटिव कॉमन लिया है। क्या बन जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9, और एक और बनेगा x माइनस 36, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 36। बस ये 2 वैल्यू हमें यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए देखो, अब इसको कैसे सोल्व करना है, 55 है, देखो 750 है, यानी कि 750 जो आपकी वैल्यू गिवन है। अगर मैं 25 और 30 ले लूं 75 के फैक्टर, तो क्या मेरा काम हो सकता है, हो जाएगा। लेके देखना, अगर आप 55 जो फैक्टर है इसके क्या लेंगे, माइनस 55x है, इसके फैक्टर अगर आप इस तरह से लेंगे, एक आपने ले लिया माइनस 25x और एक ले लिया आपने माइनस 30x, दोनों को ऐड करोगे 55 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 750x आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो वैसे आपको गिवन था कि एग्जांपल गिवन है, आप उसमें सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशंस आपके पास बनी हुई हैं, हम उसे बस यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा अच्छा है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, देखो 2 नंबर निकालना है, उन दोनों का सम गिवन है। ठीक है, सो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द वन नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, जब वन नंबर x है और दोनों का सम 27 है तो सेकंड नंबर या अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है, पहला नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही तो होगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट इज 182। तो ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। वापस यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के कितना बन जाएगा 27x माइनस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको अब देखो नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा रीअरेंज कर ले। रीअरेंज कैसे करें, दोनों को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, करना है ट्रांसपोजिंग ही करनी है बेसिकली। सो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है इसके फैक्टर करना। अब फैक्टर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्या, नहीं है, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के बारे में सोचो। अब 27 है, देखो 7 है तो 7 कब से मिलता है हमें, या तो 1 प्लस 6 करें, 2 प्लस 5 करें, 3 प्लस 4 करें तो 7 मिलता है। अब 27 है तो क्या मैं 13 एंड 13 प्लस 14 करूँ तो 27 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, 27 तो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 182 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपको देखना है। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट है वो सिंगल है, यानी कि 1 है। अगर कोई और वैल्यू होती तो हमारे लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 13 एंड 14 को मल्टीप्लाई करने पे क्या 182 आ रहा है क्या, करके देख लेते हैं। सो 14 से होगा 10 टाइम 140, ठीक है, 182 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ठीक है, हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x कॉमन लिया एंड विच इज इंप्लाइज दैट चल ही रहा है हमारे साथ यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप में मत लगाना, वो तो आपने लिखी है, उसके बाद आपको लिखना है। x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे, तो चलो पहले अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इधर हो गया x माइनस 14। एक बार ये 0 के इक्वल करेंगे, ये 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यूज आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आपके पास दो आएंगी, एक तो आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14। अब देखो कि मैम पहला नंबर किसे ले, दूसरा किसे ले। अगर फर्स्ट नंबर आपका 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर आपका फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकंड नंबर 14 एंड इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन द सेकंड नंबर इज 13। सो बेसिकली दोनों नंबर कितने आ गए, 13 एंड 14। क्लियर, बढ़े आगे, नेक्स्ट देखना। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें गिवन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर। देखो कंसेक्यूटिव से तो मतलब लगातार है, अगर एक नंबर x हो जाएगा तो दूसरा नंबर कितना होगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तो दो नंबर हो गए। अब इसके बारे में गिवन है सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि जिनका स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 365। ओके, ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर विच इंप्लाइज दैट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दें या फिर उसी को इधर ले आए, अभी चलिए ट्रांसपोज ही कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस होकर जाएगा 364। 2 कॉमन ले लूं मैं सब में से, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको मैं ट्रांसपोज भी कर लेती हूँ, इक्वल टू 0 करके ये बन जाएगा हमारे पास 182। अब ये क्वेश्चन तो अभी सेम बनाना, अभी तो अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज थी, 27 था। अब वापस से अगर इसके सेम फैक्टर करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 13, एक तो 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, लेकिन चेंजेस यहाँ पर क्या आएंगे, चेंजेस ये आएंगे, आपको चाहिए नेगेटिव आंसर, तो दोनों में से एक डिजिट नेगेटिव होनी चाहिए। आंसर यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो बिग डिजिट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो x की भी वापस से वैल्यू, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी 13 14, उस तरह से यहाँ पर x की भी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्या है, ट्राइंगल से रिलेटेड है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बहुत अच्छे से जानते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, वो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से भी 7 सेंटीमीटर लेस है। तो पहले तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं, बना लिया ट्राइंगल। अब बेस से भी 7 सेंटीमीटर लेस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को x मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया। अब इसके बाद क्या गिवन है, दैट हाइपोटेनियस इज 13। लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको बहुत अच्छे से आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, याद है ना कि भूल गए, क्लास 8 में पढ़ा था, आगे भी आपने पढ़ाई होगा 9 10th में। दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, दोनों का मीन सेम ही होता है। यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। बेस आपने इसको जब माना ही है तो दूसरी लाइन आपके पास ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये लिखा आपने 13 स्क्वायर इज इक्वल टू डी कितना है, बेस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 13 स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं, ठीक है। आगे अगर मैं दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसपोज भी करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसको उधर ट्रांसपोज कर लेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x प्लस 49, इसको हमने ट्रांसपोज किया माइनस 169 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 49 है, 169 है, तो माइनस 120 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर और कुछ लग रहा है, देखो 7 को ब्रेक करना है और 60 आना है। 60 जैसे आता है आपके माइंड में आता है 12 एंड 5, ठीक है, 12 5 16। क्या 12 एंड 5 को सबट्रैक्ट करने पे 7 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। यहाँ पे क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस ले लें या प्लस ले, इसके लिए आपको पहले थोड़ा रुकना होगा। एक तो हो गया हमारे पास 5x और एक हो गया 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, तो एक तो आपको नेगेटिव चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव 8 मीन बिग डिजिट नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, होगी तो पॉजिटिव हो गई। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यू आ जाएगी, बेस आ जाएगा 12 और एल्टीट्यूड हो जाएगा 5। ओके, बढ़े आगे। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है और एक्सरसाइज देखा जाए, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया कि एक ही लेक्चर में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी। पॉटरी आप सभी जानते हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स बनाती है वो पॉटरी आर्टिकल्स, मीन जो मिट्टी के आर्टिकल्स होते हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी कि एक दिन था जिसके ऊपर क्या किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो भी आर्टिकल बना उसकी कॉस्ट कितनी थी, was 3 more than twice the number of article produced on day, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उससे 3 ज्यादा थी, किसके, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी, ठीक है, ट्वाइस द नंबर, ठीक है, 3 more than twice the number, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ द टोटल कॉस्ट पता है कि उस दिन, केवल एक ही दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि आज जितनी कॉस्ट बनी, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कितने नंबर के फॉर्म हुए हैं। सबसे पहले हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, नंबर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 more than twice, तो ये हो गया 3 more than twice। अब ये तो एक आर्टिकल की है, अब जितने भी आर्टिकल बने सबके निकालने के लिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट ये हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये 90 है, किसके इक्वल है, 90। सॉल्व करें, ट्रांसपोज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट इक्वेशन बन गई। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर 3x, अब इसको भी 90 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, एक स्टेप में मैंने काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, इस 3x के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 3x के जैसे फैक्टर फाइंड आउट करोगे 15 एंड 12 हो गए, तो ये देखो ये हो गया 15 एंड 12, ठीक है, कर सकते हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा, और 180 के फैक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन भी ले लेंगे हम, x कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 हो गया, माइनस 6 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 यहाँ पर भी बन गया। सेम इक्वेशन है, दोनों के टू ब्रैकेट्स बन गए। अब 2 ब्रैकेट से इनको एक पर्टिकुलर 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार एक ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, एक बार सेकंड होगा। जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ गई -15/2, इधर x की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब आप मुझे बताओ, पहली बात तो ये नेगेटिव है, दूसरी बात ये फ्रैक्शन में है। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई भी आर्टिकल बना हो नेगेटिव में उसके नंबरिंग गई हो कि नहीं, आज तो -4 आर्टिकल्स बनाए हमने। कभी आप खाना खाने बैठते कि नहीं हमने तो आज ना -4 रोटी खाई, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि उसको नहीं लेंगे। बट x कैन नॉट बी नेगेटिव एज नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल शुड बी पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब x क्या था, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसके बाद हमें कॉस्ट भी तो निकालनी है। कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 15 रुपीज। 15 कैसे आया, वैल्यू पुट कर दो, 5 2 10, सॉरी 6 2 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ओके, तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था।
दोनों एक्सरसाइज हमने एक साथ सॉल्व की है और दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में आपके यही है। 4.3 सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जब तक वो नहीं पता होगा तो फिर एक्सरसाइज 4.4 हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। जितने ज़्यादा आपके नोट्स अच्छे होंगे आपको एग्जाम टाइम पे उतनी आपके लिए हेल्पफुल वो चीज़ रहेगी। और उसके अलावा और भी जो वीडियोस हैं आप उनको देखिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, हालांकि बहुत कम टाइम हमारे पास रिमेनिंग है, लेकिन अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यू तो आप सिलेबस को इजीली कवर कर सकते हैं। क्योंकि 15 फेब से एग्जाम हैं आपके, तो बहुत जल्दी है, बहुत कम टाइम रिमेनिंग है। देखा जाए तो 2-3 मंथ्स भी बहुत ही कम टाइम रिमेनिंग है। काफ़ी टाइम तो हमारा कभी घर में कोई फंक्शन है या कभी कोई इमरजेंसी, मान लीजिए कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। ओके, तब तक के लिए अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।